जी बेटा, it is October November 17 variant 1 2. Which pair of the units are not same when expressed in SI based unit? Which are not same? न्यूटन पर केजी जी की यूनिट होती है ना, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दे आर सेम. न्यूटन सेकंड एंड केजी मीटर पर सेकंड. न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम की, ये भी मोमेंटम, ये भी सेम है. पास्कल और न्यूटन पर ये भी सेम है. वोल्ट पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर कूलम. वोल्ट पर मीटर होता है, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है ना, V/D वोल्ट पर मीटर, और F/Q न्यूटन पर कूलम. तो ये करेक्ट नहीं है. डी, 1 का डी आंसर है. MCQ नंबर 2. व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है. तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये तो होगा ना हॉरिजॉन्टल 5 cos 37, ये होगा 5 sin 37. 5 sin 37. 5 sin 37 चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे. 5 मल्टीप्लाई बाय sin 37, इट गिव्स 3. आंसर इज 3. ए आंसर है. MCQ नंबर 3 प्लीज. The unit of specific heat capacity is joules per kg per Kelvin. What are the SI based unit of specific heat capacity? SI based unit निकालनी है. जॉल आपको पता है ना, न्यूटन मीटर होता है, ये होता है ना जॉल्स पर केजी केल्विन. जॉल क्या होता है? न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, केजी केल्विन. और न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर ओवर केजी केल्विन. केजी से कैंसिल हो गया. मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन. मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन. सी आंसर है इसका. 3C. MCQ number 4. A quantity y is to be determined from the equation. The percentage uncertainty px और q की गिवन है. What is the percentage uncertainty in y? तो y की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? y के फार्मूला में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, तो परसेंटेजेस ऐड हो जाएंगी. परसेंटेज एरर इन p प्लस परसेंटेज एरर इन x प्लस पावर भी है ना 2 टाइम परसेंटेज एरर इन q. तो परसेंटेज एरर इन p कितना है? 8. x कितना है बेटा? 2 प्लस q की कितनी है? 2 इंटू 4 8. 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18. परसेंटेज एरर 8 नहीं है बेटा, सॉरी 6 है. पी की परसेंटेज एरर 6 है, नॉट 8. 6 प्लस 2 8. 8 प्लस 8 16. तो डी आंसर है इसका. अच्छा भी MCQ नंबर 5 प्लीज. A transmitter emit a pulse of electromagnetic waves towards a reflector. The pulse is reflected back and returns to the transmitter. A detector is located at the transmitter. The emitted pulse and the reflected pulse may be are displayed on a CRO as shown. CRO पे डिस्प्ले हो रही है. ये ट्रांसमिटेड पल्स है और ये रिफ्लेक्टेड पल्स, रिसीव्ड पल्स है बेसिकली. The pulse take 3 microseconds to travel to transmitter to the reflector. 3 माइक्रोसेकंड लेती है जाने में. What is the time based setting? तो यू नो यहाँ से अगर आप पल्स एमिट कर रहे हैं तो जाने में 3 माइक्रोसेकंड लेगी, तो आने में भी कितना लेगी? 3 माइक्रोसेकंड, 6 माइक्रोसेकंड लेगी ना. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है? दिस इज 6 माइक्रोसेकंड्स. 6 माइक्रोसेकंड कितने डब्बों में पड़ा है? 1 2 3. 3 बॉक्स इज इक्वल टू 6 माइक्रोसेकंड. तो 1 बॉक्स किसके इक्वल होगा? 2 माइक्रोसेकंड पर सेंटीमीटर. तो टाइम बेस्ड सेटिंग इज व्हाट? द पल्स टेक 6.3. बेटा 6.3 है, नॉट, मैंने गलत करी है. 3 माइक्रोसेकंड तो नहीं ले रहा, बहुत होगी यार. सो क्या कह रहा है? इट टेक्स 6.3. मैंने 3 पढ़ा है. 6.3 जाते हुए ले रहा है, सॉरी 6.3 आते हुए ले रहा है टाइम. तो हो गया 12.6. 3 बॉक्सेस हैं, ये 12.6 है. 12.6. 3 बॉक्सेस किसके इक्वल है? 12.6. तो एक बॉक्स किसके इक्वल होगा? 12.6 डिवाइड बाई 3, 4.2. 4.2 माइक्रोसेकंड पर सेंटीमीटर. तो इसका आंसर क्या है बेटा? इस आंसर इज सी. 5 का सी है. मैं 6 देखी ना, 3 पढ़ रहा था, तो 6.3 है. MCQ नंबर 6 प्लीज. A hot air balloon is moving vertically upward with a constant speed of this. बैलून ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. अब थ्रस्ट ऊपर है, वेट नीचे है, ड्रैग फोर्स नीचे है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे है.
अच्छा, a sandbag is dropped from the balloon, it takes, अच्छा 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, ये कितनी स्पीड से जा रहा था, 3 मीटर पर सेकेंड. A sandbag is dropped from the balloon, it takes 5 seconds to fall to the ground. What was the height of the balloon when the sandbag was released? ओके, तो अगर यहाँ से रिलीज़ किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ऊपर की तरफ ऊपर को पॉजिटिव लिया हुआ है, यहाँ से निकला है तो 3 मीटर पर सेकेंड इसकी ऊपर की स्पीड थी. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ऊपर जाके नीचे आने, पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर नीचे आएगा. कितना टाइम ले रहा है बेटा, 5 सेकेंड्स. ओके, और क्या था, जी कितना है, नीचे की तरफ है, -9.81. हाइट निकालनी है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. यू कितना है बेटा, 3 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू -9.81 या 10 भी ले सकते हैं हम, इंटू टी स्क्र 5 स्क्र, तो 15, और मैं इसको 10 नहीं ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 15, तो ये क्या देगा, -5 इंटू 5 का स्क्र, तो 15 -25 125. तो आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 125 - 15 110 -110. तो अप्रॉक्सीमेटली हमने जी को 10 लिया ना, तो ये कितना होगा, 108 होगा, 6B. तो अप्रॉक्सीमेटली 110 के क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, 108, तो बी. तो बेटा ये ऊपर जा रहा था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी प्लस ऊपर की तरफ लेंगे. अच्छा, एमसीक्यू नंबर 7 प्लीज. वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है आपको एक ट्रेन का, जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रेन स्टार्टिंग एट वन स्टेशन एंड स्टॉपिंग एट द नेक्स्ट इज शोन. Another train has double the acceleration but same maximum speed. Double the acceleration but same maximum speed and same deceleration. डबल द एक्सेलरेशन है तो स्लोप डबल होगी उसकी, और मैक्सिमम स्पीड सेम है. ये कितने टाइम में, 1 2 3 4 में पहुंचा, वो 2 में पहुंचेगा यहाँ पे. डबल द एक्सेलरेशन, तो डबल द एक्सेलरेशन है, सेम मैक्सिमम स्पीड है एंड सेम डिसेलरेशन है. The velocity time graph on the same scale shown the motion of the train between the same stations. Same stations ही बेटा सेम है ना, तो अब स्टेशन सेम है तो बेटा ये कम टाइम में पूछा करेगा ना, पैरेलल तो होगा लेकिन कम टाइम में. ओके, तो ये तो पैरेलल ही बनेगी और ये यहाँ पे बनेगी, तो क्या होगा, 2 सेकंड में आएगी. सेम डिसेलरेशन है. डिसेलरेशन कितने डब्बों में है, 2 डब्बों में. यहाँ पे डिसेलरेशन भी 2 बॉक्सेस में, यहाँ पे डिसेलरेशन भी 2 बॉक्सेस में, यहाँ पे डिसेलरेशन भी 2 बॉक्सेस. डिसेलरेशन सबका 2 बॉक्सेस में है. अच्छा, कितनी देर तक यूनिफॉर्म, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4. एरिया दोनों का सेम होना चाहिए, जितना इसका एरिया है ना उतना ही एरिया होना चाहिए, और शेप 2 सेकंड में पहुंचनी चाहिए. एरिया पहले इसका निकाल लो ना. सपोज कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 12 9 10 11 सेकंड, और मैक्सिमम स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम स्पीड 8 है. तो ये एरिया कितना बन रहा है, हाफ इंटू बेस सम ऑफ पैरेलल साइड, 11 प्लस 9 - 4 5, 11 प्लस 9 - 4 5 होती है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 8, 4 हो गया, 64. ये 64 है. अब कौन सा एरिया है जो कि 64 है यहाँ पे, हाँ जी. अब नीचे वाले में देखो किसका एरिया 64 है. सो 64 एरिया चेक करना है, किसका एरिया है, ये 8 ही है और ये 2 सेकंड में हो रही है. 1 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब 8 ही हैं यार 1 2 3 4 5 6 7 8 एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा। अच्छा भाई ये 2 है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही है। तो अब सेम स्टेशन है, एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं, इसका एरिया ऑब्वियसली कम आएगा यार। देखो ये 11 पे ख़त्म हो रही है, नहीं चेक करना पड़ेगा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड इसकी 9 है और ये कितनी है 7 माइनस 2 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 8 14 इंटू 4 56। ये एरिया इसके इक्वल नहीं आ रहा। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट ये 8 है, ये 2 है, 1 2 3 4 5 6, ये 8 होगा और 9 और 10 10 होगा। ये एरिया निकाल रहा हूँ हाफ इंटू ये एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। व्हाट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स? यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 8 इंटू 8 फोर्स 18 फोर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। ये कितना है 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 2 6 होता है बेटा, ये 6 है। 10 प्लस 8 10 प्लस 6 है तो कितना हो जाएगा 64। वो एरिया सेम आ रहा है, ये और ये एरिया सेम आ रहा है बेटा। सो ये 64 है, ये भी एरिया 64 है। तो आंसर इज़ बी। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एरिया कम नज़र आ रहा है और ये एरिया उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बेस्ट आंसर इज़ बी, 7 का बी आंसर है। इसकी और शॉर्टकट अप्रोच होनी चाहिए थी भाई, सोचते ज़रा। दोनों के दरमियान वो जल्दी पहुँच, एक्सलरेट ज़्यादा किया है तो 11 सेकेंड में पहुँच रही है और ये 10 सेकेंड में पहुँचेगी, जो कम टाइम में पहुँचेगी। हाँ कम टाइम में तो पहुँचेगी ना, देखो ना 1 2 3 4 5 6, ये तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा टाइम ले रही है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते, ये एरिया ही कम है नज़र आ रहा है। तो एरिया निकाल के देखेंगे बेटा, डिस्टेंस जिसका सबके होगा और स्लोप चेक करेंगे। बाकी वाली स्लोप देखेंगे और एरिया देखेंगे। MCQ नंबर 8 प्लीज। A stone is released from rest and falls a long distance in air में गिर रहा है। Which graph could be the variation with time t of acceleration? Acceleration पहले maximum होगा, बाद में कम होते होते 0 हो जाएगा। देखो ना, जब किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो ए वेट तो कांस्टेंट रहेगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम होते होते 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन कम होते होते 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। 8 का डी। 9 MCQ नंबर 9 प्लीज। A slow vehicle and a fast vehicle travel towards each other in a straight line and then collide. Which outcome never possible regardless of their masses? Both vehicles stop. A slow vehicle and a fast vehicle traveling toward each other in a straight line then collide. Stop हो सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम हो? Only one vehicle stop. एक vehicle stop तो दूसरी रिबाउंड बैक हो जाए। देखते हैं। द फास्ट व्हीकल्स स्पीड इंक्रीजेस, ये कभी नहीं होगा। द स्लो व्हीकल्स स्पीड इंक्रीजेस, वो हो सकता है। फास्ट व्हीकल जब टक्कर मारेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज कभी नहीं हो सकती। सो 9C, द फास्ट व्हीकल की स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती, टक्कर खाने के बाद उसकी स्पीड कम होगी और वो ज़्यादा स्पीड से रिबाउंड बैक भी नहीं हो सकती। अच्छा भाई नेक्स्ट MCQ number 10 please. Two blocks of mass m and m are joined by a thin string which passes over a frictionless pulley as shown. Diagram नजर आ रही है आपको। The acceleration of free fall is a, what is the acceleration of the block? वैसे इसका एक फार्मूला होता है डिफरेंस ओवर सम। एक्सेलरेशन पता है किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंस m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू जी। डिफरेंस ओवर सम, 10 का बी, ये आंसर है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वही ये फॉरवर्ड फोर्स एम जी, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे एम जी है। तो ये टेंशन ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे टेंशन क्या कर रही है? नीचे आ रहा है, टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, अपोज कर रही है। यहाँ पे टेंशन सपोर्ट कर रही है, टेंशन का इफेक्ट तो ख़त्म।
तो इस पूरे को एक ही सिस्टम ले लेते हैं, ये होगी फॉरवर्ड फोर्स और ये होगी बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड ये मोशन की डायरेक्शन में कैपिटल एम जी, फॉरवर्ड फोर्स एम जी माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी है स्मॉल एम जी इज इक्वल टू टोटल मास एम प्लस एम इंटू ए। तो सॉल्व कर लेंगे, एम जी कॉमन ले लें, एम माइनस एम जी कॉमन आ गया, ऊपर क्या आ गया एम प्लस एम ए। डिफरेंस ओवर सम से भी कर सकते हैं। और थर्ड अप्रोच, इसकी एक अलग इक्वेशन बनाएं, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए और यहाँ पे टी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम ए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो भी ये आ जाएगा। MCQ नंबर 11 प्लीज। A diagram shows a block of copper suspended in water. Surface S, surface R. दो surfaces हैं, block है copper का. The block experiences upthrust from the water. ठीक है, upthrust act कर रहा है. Which statement is the basis of the explanation of upthrust? Copper is more denser than water. नहीं, the area R is greater than area. No, the density of water increases with the pressure of water increases with depth. Yes. टॉप पे कम प्रेशर है, बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो 11 का डी आंसर है, 11 डी। MCQ नंबर 12, ये रिपीटेड MCQ है, मुझे याद आ रहा है। द डायग्राम शोज अ सॉलिड क्यूब with the weight W and sides of length L. It is supported at rest by a frictionless spindle that passes through the center of two opposite vertical faces. One of these face is shaded. आपको नजर आ रही है। The spindle is now removed and replaced at L/4 distance. L/4. अब इसका weight यहाँ से एक्ट करेगा at the right angle to the original position. When viewing the shaded face, what is the torque of the couple that will now needed to keep it at rest? पहले बताओ रिजल्टेंट टॉर्क निकालो ना। तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना है, एंटी क्लॉकवाइज है, W इंटू एफ एल। अभी टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, टॉर्क या मोमेंट एक्ट कर रहा है W इंटू L/4 एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, W इंटू L/4 क्लॉकवाइज, W इंटू L/4 क्लॉकवाइज चाहिए। बी आंसर है, 12B। अच्छा भाई, MCQ नंबर 13 प्लीज। A street lamp is fixed to a wall by a metal rod and a cable. मेटल रॉड है, केबल है और लैंप है। ठीक है जी, नजर आ रहा है। आगे क्या है, Which vector triangle could represent the forces acting on the point P? फोर्स, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, तो इन दोनों का रिजल्ट ये अप्रॉक्सीमेट इस साइड पर होगी, इस साइड पे, और इन ऑर्डर होगी। तो क्या होनी चाहिए, वेट इन ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है, वेट ऊपर नहीं हो, ये आंसर नहीं हो सकता। बी, वेट नीचे है, ये यूँ हो सकती है, और ये इन ऑर्डर नहीं है, दोनों एरोज आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकती। इन ऑर्डर भी होनी चाहिए, वेट नीचे होना चाहिए। डी आंसर है इसका, 13 का डी। साइक्लिक होनी चाहिए और इन ऑर्डर होनी चाहिए। छोटा 14th, two rigid steel beams XY and YZ are fixed at lower ends and are hinged at Y. यहाँ से लोअर एंड और यहाँ पे हिंज है। Each beam is inclined 50 degree to the horizontal. Two rigid steel beams X, Y and YZ are fixed at the lower end. यहाँ पे फिक्स हैं और हिंज के हैं Y के ऊपर। Each beam is inclined 50 degree to the horizontal as shown in figure. The weight 4 into 10 power 4 Newton hangs from Y. The structure is in equilibrium. Okay. What is the force exerted by each beam on the hinge at Y? What is the force exerted by each beam on the hinge at Y? ठीक है जी। Two rigid steel beams हैं, fixed हैं, their lower ends हैं, each beam inclined this much है, the weight of this one is this, the structure is in equilibrium, the force exerted by each beam on hinge Y, hinge Y पे जो फोर्स है, a weight of this Newton hangs from Y,
वाई पे वेट भी हैंग हो रहा है। तो स्टील बीम्स का वेट नहीं गिवन। टू रिजिड स्टील बीम एक्स वाई एंड वाई जेड आर फिक्स्ड एट लोअर एंड्स, ओके, एंड आर हिंज्ड एट वाई, ठीक है, ओके। देखो बेटा, स्टील बीम्स हैं, इनका वेट यूं नीचे एक्ट कर रहा है, मिडल से एक्ट करेगा, तो इसको बैलेंस करेगी। यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, ये भी अपवर्ड फोर्स लगेगी, और कुछ यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगेगी। वेट मिडल में है। अच्छा, सो ये अपवर्ड फोर्सेस हैं, और ये और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। जितनी ये इस पे राइट पे लगा रहे हैं उतनी ये उसके लेफ्ट पे लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो बैलेंस हो रही हैं। अब हिंज पे, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच बीम ऑन द हिंज एट वाई, ओके। अब वेट भी हैंग हो रहा है, 50 डिग्री एंगल भी है, टू रिजिड स्टील बीम्स एक्स वाई एंड वाई जेड फिक्स एट देयर लोअर एंड, बिल्कुल ठीक है, समझ जाओ यार, एंड आर हिंज्ड एट वाई, ओके। वाई पे हिंज्ड हैं, मतलब घूम सकती हैं, अटकी हुई हैं, चिपकी हुई हैं। ईच बीम इज इंक्लाइंड टू 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करें, मोमेंट का कॉन्सेप्ट, हाँ। तो बीम का वेट तो पता ही नहीं है। टू रिजिड स्टील बीम एक्स आर फिक्स एट द लोअर एंड, each beam is inclined at 50 degree to the horizontal as shown. A weight of 4 into 10 power 4 Newton hangs from Y. The structure is in equilibrium. What is the force exerted by each beam at end Y? एक बीम यहाँ पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जितना उसको उठाने के लिए ऊपर चाहिए, उसको उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, और यहाँ पे वेट भी हैंग हुआ है, ओके। जो MCQ नंबर 14, टू रिजिड स्टील बीम्स एक्स वाई एंड वाई जेड आर फिक्स्ड एट देयर लोअर एंड्स। ये फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड मतलब वैसे कि छोड़ भी देंगे तो फिक्स ही रहेंगे, हिल नहीं सकते। फिक्स्ड एट लोअर एंड्स एंड आर हिंज्ड एट वाई, और वाई पे हिंज्ड हैं, जोड़ दिया इनको वाई पे। Each beam is inclined 50 degree to the horizontal as shown. A weight of this is hangs from Y. The structure is in equilibrium. What is the force exerted by each beam on the hinge at Y? अच्छा, बीम जो फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हैं, ये बीम लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में फोर्स F, और ये बीम लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स F। अगर आप यू लाइन बनाएं, मतलब ये 50 है तो ये एंगल 40 है, तो ये 40 का एंगल होगा, ये भी 40 का एंगल होगा। तो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, F cos 40, इसका भी F cos 40। तो दोनों का ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, F cos 40, F cos 40, 2F cos 40, और वो वेट के इक्वल है, इसको बैलेंस कर रही है। तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट F cos 40 plus F cos 40 is equal to 4 into 10 power 4 इक्विलिब्रियम में। जो बीम्स है ना, इनका अपना वेट तो यहाँ फिक्स सपोर्ट है ना, वो तो बैलेंस हो गया, फ्रिक्शन भी नहीं होगी, वो सब बैलेंस हो गया। अब हमें क्या देखते हैं, ये करना है। तो 2F cos 40, 2F cos 40 is equal to 4 into 10 power 4। तो F किसके इक्वल आ जाएगा, 4 into 10 power 4 over 2 cos 40। सॉल्व करते हैं इसको, 2 ये 2s are 4, तो 2 over cos 40, 2 divided by cos 40, 2.6। द आंसर इज A, इसका आंसर A है।
Question number 15. Air is trapped inside a glass bulb which is immersed in a water and attached to a U-tube containing mercury. ये गैस बल्ब है, एयर है, यहाँ पर ग्लास बल्ब, इस पे एयर है और ये ऐसा कुछ है, और ये किसके अंदर है? पानी के अंदर है. The densities of water and mercury are this and this respectively. The surface of the water is open to the atmosphere. The surface of the water is open to atmosphere where atmospheric pressure is P. Okay. ठीक है जी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है और ये पानी के अंदर है सिस्टम. What is the pressure of air in the glass bulb? यहाँ पे कितना प्रेशर होगा इसका? What is the pressure of air? What is the pressure of air in the glass bulb? इधर कितना प्रेशर होगा? यहाँ का प्रेशर निकालना. यहाँ का प्रेशर है, सपोज प्रेशर को क्या करूँ, इसको स्मॉल p लिख लेते हैं, स्मॉल p. तो आपको पता है यहाँ और यहाँ पे प्रेशर इक्वल है ना, सेम लेवल पे है. तो प्रेशर हेयर एंड प्रेशर हेयर दे आर इक्वल. इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B. तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B. प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B. A पे किस चीज़ का प्रेशर है? A पे पानी की इतनी हाइट का, रो GH, रो पानी की डेंसिटी को क्या कहा है? रो W. G पानी की हाइट कितनी है? HW प्लस ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे B पे कितना प्रेशर है? एयर का प्रेशर है प्लस इस हाइट का प्रेशर है. एयर का प्रेशर स्मॉल p और इस हाइट का प्रेशर कितना है? रो G, रो ऑफ मर्करी G, और हाइट कितनी है? H ऑफ मर्करी. तो ये इसको सब्जेक्ट बनाना है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो आपके पास क्या रह जाएगा? P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू रो ऑफ वाटर G H ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ मर्करी G H ऑफ मर्करी प्लस P. तो इसका आंसर लग रहा है B. अब चेक करें, द आंसर इज B. करेक्ट हो रहा है. सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है. प्रेशर एट A इज प्रेशर एट B. अच्छा, MCQ नंबर 16 क्या कहता है? MCQ नंबर 16. A ball of mass m is thrown upward at a height h in air with the initial velocity v as shown. The air resistance is negligible. The acceleration of free fall is g. What is the total work done by the gravitational force on the ball during the flight from P to Q? What is the total work done by the gravitational force? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का टोटल वर्क डन कितना है? तो ये इसका वर्टिकल नेट वर्टिकल डिस्टेंस ज़ीरो है. ये ज़ीरो से चला था दोबारा ज़ीरो, मतलब P से चल के Q पर आ गया ना. टोटल पूछ रहा है P to Q. तो वर्क डन, अगर ग्रेविटेशनल वर्क डन हो ना तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है. तो B से Q में आने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा. जिस लेवल से चला था उतने पर ही आ गया. तो फिर वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पता है किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के. तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ ही नहीं रहा. ऊपर जाते हुए वेट के अगेंस्ट, अर्थ के पुल के अगेंस्ट ऊपर जा रहे हैं, नीचे आते उसकी डायरेक्शन में आ रहे हैं. एक दफा वर्क नेगेटिव है, एक दफा पॉजिटिव है, तो जमा करेंगे ज़ीरो आएगा. तो नो वर्क इज डन. MCQ नंबर 16 का ज़ीरो है. MCQ नंबर 17 प्लीज. A constant force F acting on a car of mass m moving up the slope at a distance at a constant velocity. Constant velocity को underline क्या होती है? The angle of the slope is alpha. What is the gravitational potential energy gained by the car over work done by force F? हाँ जी, gravitational potential energy gained by, gravitational potential energy height into ये भी हो सकती है, तो component of weight into distance भी हो सकता है. तो component of weight, कार का mass कितना है? m g sin alpha into s. द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो कॉम्पोनेंट ऑफ वेट इंटू डिस्टेंस.
कंपोनेंट ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंपोनेंट ऑफ वेट कितना है, एम जी साइन अल्फा, और डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है, एस, ओवर वर्क डन बाय एफ इंटू एस। एस से घट गया, एम जी साइन अल्फा ओवर एफ, इसका डी आंसर है 17 डी। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले यहाँ से हाइट निकाल लें। हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, हाइट आ जाएगी एस साइन अल्फा, हाइट आ जाएगी साइन अल्फा इंटू एस, एस साइन अल्फा। तो फिर इसको यूज़ कर लें, एम जी एच वाला फार्मूला लगा के, एम जी एच की जगह पे ये आ जाएगा और फिर भी सॉल्व हो सकता है। MCQ नंबर 18 प्लीज़। A car X has half the speed of car Y. दो कार्स हैं X and Y. कार X has half the speed of car Y. मतलब अगर इसकी स्पीड 2v है तो उसकी स्पीड v है। The car X has twice the mass of Y. Twice the mass. इसका mass 2m है तो इसका mass m है। अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी दोनों की निकाल लें। इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक्सप्रेशन पूछ रहा है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू 2m v स्क्र, ये 2 से कट जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी mv स्क्र, और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4v ओवर 2, ये हो जाएगा 2mv स्क्र। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज डबल ऑफ x, the kinetic energy of x is half of y. Kinetic energy of x is half of kinetic energy of y. A, 18A answer. MCQ number 19 please. During refueling, a petrol car receives 50 liters of fuel in 90 seconds. 50 liters in 90 seconds. The petrol has 34 megajoules of energy per liter. For the electric car to receive the same amount of energy in the same time from a 230 volt supply, what is the minimum current required? Same time में तो time तो same है। During refueling, a petrol car receives 50 liters in 90 seconds, और 50 liters की एनर्जी निकालो ना। 1 लीटर की कितनी एनर्जी, तो 50 की कितनी होगी, 34 इंटू 50 एनर्जी 34 इंटू 50 1700 मेरे ख्याल से, और 34 इंटू 50, ठीक है ना, 175 होता था, 1700 मेगा जॉल्स। और 90 सेकेंड में पावर निकाल लो, पावर ओवर 90, तो पावर कितनी हो गई, 1700 इंटू 10 पावर 6 ओवर 90। अच्छा, अब आपको करंट निकालना है, इतनी पावर निकालनी है, तो उसको वी आई के इक्वल कर दो। P इज इक्वल टू वी आई, वी कितना है 230 इंटू आई, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1700 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 230 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, भी आंसर आ रहा है 10/6 है ना, 8.2 इंटू 10 पावर 4 एम्पियर्स, 8.2 इंटू 10 पावर 4 एम्पियर्स, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20। A bolt is subjected to a tensile force as shown. टेंसाइल फोर्स, एक बोल्ट है, इस पर टेंसाइल फोर्स इधर को एक्ट कर रही है, इधर को टेंसाइल फोर्स इधर को एक्ट कर रही है। अच्छा, द बोल्ट हैज़ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एट x द डायमीटर इज 2d एंड एट y द डायमीटर इज d, डायमीटर d। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एट y टू द स्ट्रेस ऑफ x। अच्छा, तो एरिया निकाल लेना, डायमीटर डबल है तो एरिया 4 टाइम, यहाँ पे एरिया a है तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, 4a होगा ना, यू नो एरिया किसके इक्वल होता है, पाई d स्क्वायर ओवर 4। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, जब डायमीटर डबल है तो एरिया 4 टाइम्स है। यहाँ का एरिया a है तो यहाँ का एरिया 4a है, फोर्स दोनों में सेम है।
भाई फोर्स तो सेम लग रही है ना, अलॉन्ग द लेंथ फोर्स सेम होती है। तो स्ट्रेस किसके इक्वल होती है? फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना एरिया कम होता है उतनी स्ट्रेस ज़्यादा होती है। मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रेस है ना सिग्मा, तो यहाँ का एरिया 1/4 है ना, एरिया 4 पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 4 से यहाँ पे स्ट्रेस होगी 4 सिग्मा। तो स्ट्रेस एट एक्स और स्ट्रेस एट वाई, स्ट्रेस एट वाई कितनी होगी? 4 सिग्मा ओवर सिग्मा। तो आंसर इज 4। आंसर इज 4। देखो बेटा, फोर्स अलोंग द लेंथ सेम है, तो स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब एरिया निकाल लें। यहाँ का एरिया अगर ए है, डायमीटर डी है, तो यहाँ पे डायमीटर डबल है, तो एरिया 4A होगा ना। अब जितने टाइम एरिया ज़्यादा है उतने टाइम स्ट्रेस कम होगी, जितने टाइम एरिया कम है उतने टाइम स्ट्रेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेस सिग्मा है तो यहाँ पे एरिया 1/4 है ना, एरिया 4 पे डिवाइड हो रहा है ना, ये 4A से ए हो रहा है, 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो स्ट्रेस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आंसर इज डी। MCQ नंबर 21 प्लीज। A rectangular block of steel supporting very large component of bridge. A rectangular block of steel supporting a very large component of bridge has a height of 15 centimeter and cross-sectional area this much. It is designed to compress 1 millimeter when under maximum evenly distributed load. It is designed to compress 1 millimeter when under maximum evenly distributed load. The Young modulus of steel is this much. What is the maximum load it can support? What is a rectangular block of steel supporting very large component of bridge, has the height 15. A rectangular block of steel बनाता हूँ, rectangular block of steel, ये स्टील का ब्लॉक है, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। अच्छा 15 सेंटीमीटर हाइट है, ये सपोज 20 है और ये 12 है, ये 12 है, ठीक है जी। इज डिजाइंड टू कंप्रेस 1 millimeter व्हेन अंडर मैक्सिमम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इट इज डिजाइंड टू कंप्रेस 1 millimeter व्हेन अंडर मैक्सिमम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, मैक्सिमम होगा तो ये 1 millimeter डिफॉर्म होगी। The Young modulus is this. What is the maximum load it can support? अच्छा भाई, आपने मैक्सिमम इसको जो डिस्टर्ब करना है 1 millimeter करना है, तो यंग मॉडुलस क्या होता है? FL ओवर AE। F निकालना है ना, तो F इज इक्वल टू EAE ओवर L। तो निकाल लेते हैं। यंग मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻11। एरिया कितना है? एरिया ये वाला एरिया 12 × 20, 0.12 मीटर पे चेंज कर रहा हूँ, इंटू 0.2। कितना डिफॉर्म करना है? 1 millimeter। 1 millimeter से ज़्यादा नहीं करना, 10⁻³ हो जाएगा ना, मीटर में चेंज करेंगे। ओवर लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 0.15। तो इसको सॉल्व करें बेटा। 2 × 0.12 into 0.2 divided by 0.15, 0.32, 0.32 into, अब ये क्या थी? 10⁻11 है, 10⁻8, 3.2 into 10⁻7, 3.2 into 10⁻7 और 32 मेगा न्यूटन्स, मेगा न्यूटन, 32 मेगा न्यूटन्स, 10⁻6 होता है ना मेगा, 32 मेगा न्यूटन्स। तो 21 का A, 22। MCQ number 22 please. When a sound travels through air, the air particle vibrate. A graph of displacement against time for the single particle is shown. Okay, single particle है, उसका ग्राफ है, टाइम पीरियड T है।
विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट हाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर पार्टिकल वेरीज विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी? देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना, रुका हुआ है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे रुका होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो रुकेगा, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से शुरू होगी? ज़ीरो, फिर हाफ टाइम में मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से ज़ीरो आधे टाइम में होगी, फिर ज़ीरो से ज़ीरो आधे टाइम में होगी। तो ज़ीरो से शुरू होगी, देखो कितना टाइम है ना, ये टी है ना, इसका आधा कितना होगा? t/2। ये कितना होगा? t/4। तो ज़ीरो से शुरू होगी, t/4 में मैक्सिमम होगी। ज़ीरो से शुरू कौन कौन सा ग्राफ हो रहे हैं? बी और डी हो सकते हैं। बी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सेम फ्रीक्वेंसी है, ये डी देखते हैं। ज़ीरो हो रही है, ये टी है, ये t/2 है, और ये टाइम कितना है? t/4। तो पहले ज़ीरो थी काइनेटिक एनर्जी, t/4 में मैक्सिमम हुई, t/2 में फिर ज़ीरो हो गई, फिर 3t/4 में मैक्सिमम हुई, फिर t में ज़ीरो हो गई। तो बेस्ट आंसर इज डी। डी इज़ द बेस्ट आंसर, 22D। काइनेटिक एनर्जी एक साइकिल में दो दफ़ा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के दो साइकिल्स होंगे। जब ये एक साइकिल होगा ना टी टाइम में, काइनेटिक एनर्जी के दो साइकिल्स होंगे, क्योंकि यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और आधे टाइम में दोबारा ज़ीरो से ज़ीरो हो रही है, फिर ज़ीरो से ज़ीरो हो रही है, दो साइकिल्स चलेंगे। जितने टाइम में इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, काइनेटिक एनर्जी का एक साइकिल और दो साइकिल कंप्लीट होंगे। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है? जब स्पीड मैक्सिमम होती है। स्पीड मैक्सिमम कब होती है? जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जब कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही होती है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, पेंडुलम की बात ले लें आप। पेंडुलम जब यहाँ पर और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो स्पीड ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पता है आपको। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, शुरू ज़ीरो से होगा, और यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 23, विच वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? लाइट वेव नो ट्रांसफर होती है, रेडियो वेव ट्रांसफर होती है, रिपल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ट्रांसफर होती है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। 23 का डी। (24) A vibrating tuning fork is held above a glass cylinder filled to the top with water. पानी था, not to scale है। The water level is steadily lowered, पानी को निकाला गया। A loud sound is heard when the water level is 83.5 centimeter, यहाँ पे था, loud sound is heard. The next loud sound is heard when the water level is this much, यहाँ पे 17 पे था, पानी ऐसा नीचे होता जा रहा है। What is the speed? The speed of sound is this, the frequency निकालनी है आपने। पहला लाउडर साउंड यहाँ मिली है, इसका तो ये बनाया होगा ना नोट। अगली यहाँ पे मिली है, एक लूप आ गया एक्स्ट्रा, तो 83.5 माइनस 17.1 लैम्डा बाई 2, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 83.5 माइनस 17.1, 83.5 माइनस 17.1, 66.4 मल्टीप्लाई बाई 2, 132.8, 1.328 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा, 340 ओवर 1.328, 340 divided by this, it gives 2.56, 256 होगा, मैं गलत कर रहा हूँ। 340 डिवाइडेड बाई 1.38, हाँ 1.230, तो ये सॉल्व किया तो आ रहा है 256 हर्ट्ज। तो आंसर इज बी, 24B। MCQ number 25 please. A train that is moving in a straight line along the railway track
has whistle that is constantly emits a sound of frequency f. A woman standing by the side of the track hear the sound of frequency this much. कम frequency आती है. The speed of sound is this much. What is the velocity of train? आपको कम frequency feel हो रही है ना एक्चुअल से, इसका मतलब वो उससे दूर जा रही है, अवे जा रही है. तो फार्मूला क्या होता है? Observed frequency is equal to source frequency into speed of sound over speed प्लस दूर जाने में प्लस होता है, कम होती है तभी प्लस हो रहा होता है, स्पीड ऑफ सोर्स. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.85 f. एक्चुअल कितनी थी? f. स्पीड कितनी है? 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस vs. f से कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया, 3.5 इधर आ गया, तो हो जाएगा 340 प्लस vs इज इक्वल टू 340 over 0.85. जी बेटा 340 0.85 400 माइनस 340 60 आ जाएगा. तो vs आ रहा है 60 और कार उससे करीब जा रही है कि दूर जा रही है? अवे जा रही है. 60 मीटर अवे फ्रॉम द वुमेन. 25 का C. 26 MCQ नंबर 26 प्लीज. Orange light in a vacuum has a wavelength 600 मीटर. What is the frequency of light? गुड यार, कुछ आसान भी आया. हाँ जी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है. V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 पावर 8 ओवर लैम्बडा 600 इंटू 10 पावर माइनस 9 को सॉल्व कर रहे हैं. ऑरेंज लाइट की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 5 इंटू 10 पावर 14. डी आंसर आ रहा है. अच्छा भी, क्वेश्चन नंबर 27. A stationary sound wave has series of nodes. The distance between first and sixth node is this. What is the wavelength of sixth node? स्टेशनरी में बना रहा हूँ. अगर ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है, कितना है जी? 30 सेंटीमीटर. तो 1 लैम्डा बाई 2 2 3 4 5 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू कितना है? 30. तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 हो जाएगा. 5 लैम्डा इज इक्वल टू 60, लैम्डा इज इक्वल टू 12. डी आंसर है. 27 डी. MCQ number 28 please. Which diagram shows the diffraction of water waves in a ripple tank? Diffraction of water waves in a ripple tank. तो best answer is, ये तो सीधी जा रही है, ये कम मुड़ रही है वेव. C. 28 का C. अच्छा बेटा, MCQ नंबर 29 देखिए. हाँ जी. A hill stands between the radio transmitter and a house as shown. Hill है, ये रेडियो ट्रांसमीटर है और हाउस है. द रेडियो ट्रांसमीटर कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द हाउस बट रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर आर रिसीव्ड एट द हाउस. यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं ऑब्वियसली वो ऑब्स्टिकल के बाद डिफ्रैक्ट होके पहुँचेंगे. अच्छा, व्हाई इज दिस? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स. नो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज शॉर्टर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स. यस, so that there is more diffraction of light over hill. नहीं, the wavelength of radio wave is longer than the wavelength of light, so that there is more diffraction of radio waves over the hill. C ज़्यादा अच्छा लग रहा है. 29C. अच्छा भाई, 30th MCQ नंबर 30 देखते हैं. In an experiment to demonstrate the double slit experiment interference using light, the distance from the slit to the screen is doubled and slit separation is halved. तो D को डबल कर दिया, D से 2D कर दिया और A से A/2 कर दिया. The wavelength of light is kept constant. By which factor does the separation change?
पहले सेपरेशन निकालें बाद में सेपरेशन निकालें। अच्छा जी, पहले क्या था जी, x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए एक्स था। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू लैम्डा डी कितना कर दिया 2d और ये a बाई 2, ये भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखा 4 लैम्डा डी बाई ए, तो फैक्ट 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी सेपरेशन 30 का d। ये लैम्डा डी बाई ए है तो 4 टाइम लैम्डा डी बाई ए, तो 4 टाइम सेपरेशन बढ़ जाएगी। MCQ में 31, the diagram shows the two metal plates connected to a constant high voltage, which graph shows the variation with the electric field strength E midway between the two plates as the distance d between the two plates is increased। जब डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह पर यूनिफॉर्म होती है, इसका इन्वर्स का ग्राफ कौन सा है, इन्वर्स का ग्राफ ए है 31A। अच्छा भाई, MCQ में 32 प्लीज। An electron moves between the two points x and y in a uniform electric field as shown। इलेक्ट्रॉन्स हैं x and y, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को जा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन x and y इज 4 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड ये लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है और इसका एंगल 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये जो है 60 डिग्री है। इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y। अच्छा, इलेक्ट्रॉन x से y पे जा रहा है या y से x पे जा रहा है, इन पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा है और ये एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, आगे कहते हैं द फील्ड exerts only force on the electron। The field strength is this much. What is the change in kinetic energy of electron as it moves from x to y? x to y, तो उसकी change in kinetic energy निकालनी है। Work done is equal to change in kinetic energy। Work done होता है force into distance, और distance moved x to y नहीं, ये वाला distance जो force के along होता है, ये distance। अगर ये 60 का एंगल है तो ये बेस चाहिए, और ये 4 है तो बेस किसके इक्वल होगी, पहले ये डिस्टेंस निकालना मुझे, ये बेस निकालनी है, बेस ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो अलोंग द लेंथ है। तो cos थीटा लगेगा ना, cos 60 इज इक्वल टू b ओवर 4, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b किसके इक्वल हो जाएगा, 4 cos 60, cos 60.5 होता है तो ये 2 आ जाएगा। अच्छा, अब वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन किस पे कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना भी वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन F इंटू एस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। एफ क्या होता है, फोर्स, Q इंटू ई इंटू एस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है हमें पता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 100 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर जो फोर्स के अलॉन्ग मूव हो रहा है, 2 ओवर 100, 100 से कट गया तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अच्छा, अब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल्स आंसर आया ना, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, अच्छा ये 2 है, सॉरी यार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू दिस, ये ई होता है, ई। हमारा आंसर कितना आ गया, द आंसर इज 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल्स। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल्स। तो ये 3.2 है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अच्छा, अब एनर्जी प्लस होगी कि माइनस होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है, वो कहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, नहीं एक्स से वाई पे जा रहा है, एक्स से वाई पे जा रहा है, फोर्स के अलॉन्ग जा रहा है कि फोर्स के ऑपोजिट जा रहा है, एक्स इसके फोर्स लग रही है इस साइड पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है इस साइड पे, और वाई की तरफ जा रहा है, फोर्स के ऑपोजिट जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो 32 का बी
काइनेटिक एनर्जी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द चेंज डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज में नेगेटिव आता है। काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो रही है क्योंकि ये फोर्स लग रही है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है। ये कितना राइट जा रहा है? 2 सेंटीमीटर राइट जा रहा है, तो फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो। अच्छा, अभी MCQ नंबर 33 प्लीज। 2 copper wires are joined together and carry a current. 2 copper wires are joined together and carry a current. ठीक है। MCQ number 33. 2 copper wires are joined together and carry a current. P और Q, इसका डायमीटर D है, इसका डायमीटर 2D है, तो इसका एरिया अगर A है तो डायमीटर डबल है, तो इसका एरिया 4A होगा। करंट सेम है, जितना करंट यहाँ होगा उतना करंट सीरीज में है ना। अच्छा, P का डायमीटर D और Q का डायमीटर 2D। व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट P? अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है तो ड्रिफ्ट स्पीड का एरिया से इन्वर्स रिलेशन होता है। आपको पता है ना फार्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू NAVE। तो V को सब्जेक्ट बनाओ, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I ओवर NAE। I भी सेम कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज भी कांस्टेंट। V का A से इन्वर्स रिलेशन है। तो बेटा अगर यहाँ पे स्पीड, सपोज जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड कम होगी। जैसे पानी होता है ना, मोटा पाइप हो तो स्पीड कम होती है, पतला पाइप हो तो स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पे स्पीड सपोज V है, तो ये एरिया 4A है तो स्पीड V है। एरिया A है तो स्पीड पता है कितनी होगी? जितने टाइम एरिया कम है, 4A को A कब बनेगा? जब 4 पे डिवाइड होगा। तो एरिया 4 पे डिवाइड हो तो वेलोसिटी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड 4V होगी, तो यहाँ पे स्पीड V होगी। तो ड्रिफ्ट स्पीड एट P 4V और यहाँ पे V है, तो 4:1। तो आंसर इज D, 33D। MCQ number 34 please. A cell of negligible internal resistance is connected to the resistor R1, R2 and R3 as shown. R1, R2, R3 साथ आपने क्या लगा दिया है बेटा? बैटरी लगा दी है। A cell of negligible internal resistance connected R1, R2, R3 as shown. The cell provides a power to the circuit and power dissipated in the resistor. Cell power दे रहा है, power इनको मिल रही है। Which word equation must be correct? Power and loss in R1 is equal to power loss in R2 and R3। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर इनकी रेजिस्टेंस सेम होती, इसकी इन दोनों के सम के इक्वल होती तो फिर हो सकता था। द पावर लॉस इन R2 इज पावर लॉस इन R3। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, नहीं गिवन, वही नहीं है। द पावर आउटपुट ऑफ सेल इज इक्वल टू पावर लॉस इन दिस, पावर लॉस इन दिस, पावर लॉस इन दिस। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो बेस्ट आंसर इज सी। जितनी बैटरी पावर देगी इन तीनों को सम करेंगे, एनर्जी इज कंजर्व्ड। 34 का सी आंसर है। Which graph represent a metallic conductor when the resistance of the conductor is given by the gradient of the graph? Which graph represents the metallic conductor? Metallic conductor when the resistance of the conductor is given by the gradient of the graph. Resistance is given by the gradient of the graph. Metallic conductor है और नहीं कहा गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। Which graph represents a metallic conductor where resistance of the conductor is given by gradient of the graph? Resistance is given by the gradient of the graph. Which graph represents? अच्छा, resistance gradient के equal कब होती है? Resistance gradient के equal एक ही सूरत पे होती है जब ohmic होता है, अदरवाइज रेजिस्टेंस और वो इक्वल नहीं होती, ग्रेडियंट के इक्वल नहीं होती। वेयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेडियंट के इक्वल तब होती है जब ओहमिक होता है। तो ओहमिक ग्राफ कौन कौन से? ए है और डी है। और अब इस पे तो ग्रेडियंट 1/r के इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे r के इक्वल होगा। तो फिर बेस्ट आंसर इज ए, 35A, क्योंकि रेजिस्टेंस ग्रेडियंट की इक्वल तभी होती है जब ओहमिक होता है, अदरवाइज रेजिस्टेंस ग्रेडियंट की वैल्यू की इक्वल नहीं होती। MCQ number 36 please. A typical mobile phone battery has EMF 5 volt and internal resistance इतनी 2000 milliohms. What is the terminal potential difference of the battery when it supplies a current of 500 milliamperes? तो निकाल लेते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
तो क्या फार्मूला होता है हमारा, EMF इज इक्वल टू V प्लस IR, V निकाल लेना, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। EMF कितना है 5 माइनस I व्हाट इज I, 500 मिली एम्पेयर, 500 ओवर 1000 इंटू R 200 ओवर 1000। तो ये 2 ज़ीरोज़ इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, ये 2 ज़ीरोज़ इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, 10 ओवर 100.1, तो कितना हो जाएगा 4.9, 5 माइनस 0.1 4.9, 36 का B, 37 MCQ नंबर 37 देखिए। द सर्किट शोन्स contains a resistor S that is neither in series nor in parallel with the other resistors, जो सीरीज और पैरेलल में नहीं है। अच्छा ओके, पूछ क्या रहा है, Kirchhoff's laws can be used with the data in the diagram to deduce the resistance of each of the two identical resistor labeled R. What is the resistance of the resistor R? जी जनाब, किर्चॉफ्स लॉ यूज़ करने पड़ेंगे जी। देखते हैं, करंट इतना आ रहा 4, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 एम्पियर, ठीक है ना। 4 में से 3 इधर से गया तो 1 यहाँ से जाएगा। अब 1 यहाँ से आ रहा है, 0.5 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 1.5 एम्पियर्स, यही हुआ ना। 1 यहाँ से आ रहा है, 1.5 यहाँ से आ रहा है, 1 यहाँ से आ रहा है, तो 1.5 एम्पियर्स। इधर आ जाए, 3 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, 0.5 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे कितना होगा 2.5 एम्पियर्स। 2.5 और 1.5 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 4 एम्पियर्स। तो यहाँ पे करंट 4 एम्पियर्स है। ओके, 4 एम्पियर्स में से इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, इसको वोल्टेज 4 इंटू 0.5 2 वोल्ट मिल रही है, 2 वोल्ट मिल रही है। 12 में से 2 माइनस हो गया, कितना आ गया 10, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है, टोटल 10 वोल्ट है। अच्छा, अब क्या होगा जनाब, 10 वोल्ट, तो अब हम क्या करें, आर निकालना है ना, आर आइडेंटिकल है, इस लूप और इस लूप दोनों को कंसिडर कर लेते हैं ना, और रेजिस्टेंस तो दोनों की सेम है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। सो इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी रेजिस्टेंस 3 एम्पेयर। Kirchhoff's laws can be used to deduce the resistance of each of the two identical resistors labeled identical हैं, these are identical resistors, okay, identical resistors हैं, ठीक है। The circuit contains a resistor S that is neither in series not in parallel to the other resistors, ठीक है। और Kirchhoff's laws can be used with the data to deduce the resistance। अच्छा, इसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट पता है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं पता, एस की रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन। तो ये लूप ले लो ना, ये वाला लूप यूज़ कर लो, इसमें ये आ जाएगा, ये वाला लूप यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हम ये लूप यूज़ कर लेते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, और ये नीचे वाला लूप, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। हम इस लूप की बात करें बराबर, तो यहाँ से चलते हैं, एक्स से चले, यहाँ से प्लस से माइनस हो रहा है, क्या लिखूँ, माइनस, प्लस से माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, आई इंटू आर, आई कितना है 4 इंटू 0.5, फिर माइनस से प्लस 12, आगे गए, नीचे आ गए, प्लस से माइनस, करंट कितना है 1 इंटू आर ही आएगा, 1 इंटू आर, करंट 1 एम्पियर है, 1 इंटू आर, फिर आगे गए, प्लस से माइनस,
1.5 into r, I into r, 1.5 into r और इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा, ये -2 और ये 10 हो गया, और ये r और ये इज इक्वल टू उधर चला जाएगा 1r और 1.5r, ये 2.5 उधर चला जाएगा 2.5r, और ये 2.5 10 पे डिवाइड हो जाएगा, r इज इक्वल टू 4 ohms। बी आंसर है 37B। सोचने वाला था ज़रा डिफरेंट था, यूं करके करंट आ, हम किरचॉफ्स लॉज लगा, पहले करंट निकाल लिया, फिर इस लूप को कंसिडर कर लिया, नीचे वाली लूप को। ठीक है। अच्छा भाई, MCQ नंबर 38 प्लीज। The diagram shows a potential divider connected to a 12-volt supply of negligible internal resistance. 12-volt supply of negligible internal resistance. What is the range of voltages can be obtained between x and y? Range of निकालनी है, तो एक बार इसकी डिस्टेंस 0 ले लें। जब डिस्टेंस 0 होगी तो 12 की 12 वोल्ट उसको मिलेगी, इसको क्या मिलेगा 0 वोल्ट। और एक बार इसकी डिस्टेंस को 100 एज्यूम कर लें मैक्सिमम। जब इसकी डिस्टेंस 100 होगी तो ये 1:3 होगा। क्या रेशो बनेगी 1:3। तो 12 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, 1 + 3 4, 12 4 पे डिवाइड होगी, 3 इससे मिलेगा 3, इससे मिलेगा 9, तो फिर यहाँ पे आ जाएगी 3 वोल्ट। 0 to 3, ए आंसर है 38A। MCQ number 39 please. The diagram shows a sequence of radioactive decays involving 3 alpha particles and beta particles. 3 अल्फा निकल रहे हैं और बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। What is a nuclide T? न्यूक्लियोटाइड T बताना है। 3 अल्फा निकल रहे हैं और एक बीटा निकल रहा है। जब Q बनेगा, अल्फा निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 91 233। बीटा निकलेगा तो ये 233 ही रहेगा और यहाँ पे 92 हो जाएगा। फिर अल्फा निकलेगा तो ये 90 हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 229। फिर अल्फा निकलेगा तो क्या हो जाएगा 88, और यहाँ पे हो जाएगा 225। 88 और 225, तो बेस्ट आंसर इज ए। 39 का ये आ गया। 40 Which combination of up and down crop forms a neutron? DDU. So it is C.